मैंने आदिवासी इलाकों में एक चिंता जो लगातार होती है कि आदिवासी भाषाएं ख़त्म हो रही हैं। ये बात सही है कि आदिवासी भाषाएं ख़त्म हो रही हैं, लेकिन कई नई भाषाएं बनती भी देखी हैं। जब आप अलग अलग हाटों में जाते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ एक नई भाषा तैयार हो रही है। आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित रहे, आदिवासियों की परंपरा और आदिवासियों के जो कस्टमरी लॉ सिस्टम है वो बना रहे, वो काम करे, और आदिवासियों के जो संवैधानिक कानूनी अधिकार हैं वो बरकरार रहें। इसके लिए समाज का जागरूक होना ज़रूरी है। और जब समाज जागरूक होता है तो अलग अलग मुद्दों पे आपको आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। कई बार लंबे आंदोलन देखने के लिए मिलेंगे, कई बार थोड़े कम ड्यूरेशन के आंदोलन मिलेंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में, संसदीय प्रणाली में अगर आंदोलन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस राज्य का समाज जो है वो जिंदा है। आपने बोला कि लगभग तमाम आप राज्यों के आदिवासी इलाकों में गए। झारखंड आपको कैसा लगता है? झारखंड को आप कहाँ देखते हैं अन्य राज्यों की तुलना में? जोहार आप सभी दर्शकों का। और फिलहाल हम पुलिया रोड के बगल में सतलोसिस जो मिडिल स्कूल है, सभागार है, उसके बगल में है। एक वर्कशॉप चल रहा था, आदिवासी कार्यशाला चल रहा था। फिलहाल चलते चलते मुलाकात हो गई हमारे। मैं बहुत इंस्पायर हूँ इनसे। मैं भी भारत चैनल आप जब देखते होंगे, जहाँ सुदूर इलाकों में आदिवासी रीति रिवाज, खान पान, संस्कृति, सभ्यता की बात करते हैं। बहुत मधुर इनका आवाज़ है। बहुत बहुत जोहार है श्याम सुंदर सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कहीं दूर दराज के इलाके में जाते हैं या आदिवासी इलाके में जाते हैं और आपको लोग पहचान लेते हैं और उनको लगता है कि हम उनकी बात को देश के सामने रख पा रहे हैं, तो तब आपको अपनी मेहनत सफल होती हुई नज़र आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बात करूं। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा, लगभग भारत के लगभग हमेशा ट्राइबल क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा भ्रमण किए हैं। क्या कुछ दिखता है, क्या कुछ अलग लगता है? एक जब आदिवासी इलाकों में आप जाते हैं, वहाँ के रीति रिवाज को देखते हैं, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ की बोली, वहाँ का खान पान देखते हैं, तो क्या कुछ अलग लगता है आपको? देखिए, मैं देश के लगभग सारे राज्यों में, एक दो बाकी हैं अभी, लेकिन लगभग सारे देश के आदिवासी इलाकों में घूमा हूँ और मुझे उनके सामाजिक व्यवस्था को, उनके धार्मिक आस्थाओं को समझने का भी मौका मिला है और उनके संघर्षों को भी समझने का मौका मिला है। किस तरह के उनके जो सवाल हैं, उनके जो आदिवासी समाज के भीतर भी हैं, मसलन आदिवासी समाज में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो अपने समाज को सुधारने को लेकर हैं, और बहुत सारी ऐसे संघर्ष भी हैं जो अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए भी है। जैसे ये वर्कशॉप चल रही है पेसा 1996 को लेके, झारखंड में लगातार डिबेट चल रहा है और हमने भी इस डिबेट के हर एंगल को कवर करने की कोशिश की है। वो जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो सरकार का पक्ष हो, चाहे वो अलग अलग जो जन संगठन हैं उनका पक्ष हो, सामाजिक कार्यकर्ताओं का पक्ष हो, अधिकारियों का पक्ष हो, सबका समझने की कोशिश की है। तो आदिवासी भारत को अगर बाकी भारत से आप क्या फ़र्क है ये बताएं, तो सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि ये बहुत खूबसूरत है। जंगल में लोग रहते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क आपको नज़र आता है कि अभी भी समाज में एक, ये कहिए कि समाज बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। शहर में जिस तरह से आप अलग अलग समाजों के लोग आके रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाज नहीं बनता, वो अलग तरह का समाज है, लेकिन अभी भी समाज के तौर पे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे उनके किसी भी तरह के मसले हों, चाहे वो ज़मीन से जुड़े हुए मसले हैं या रिश्तों से जुड़े हुए मसले हैं या त्योहारों से जुड़े हुए मसले हैं, जो भी है, समाज बहुत इम्पोर्टेंट है अभी भी, मुझे ऐसा लगता है। और उसके अलावा ज़ाहिर है कि उनकी अपनी भाषाएं हैं। और मैंने आदिवासी इलाकों में एक चिंता जो लगातार होती है कि आदिवासी भाषाएं ख़त्म हो रही हैं। ये बात सही है कि आदिवासी भाषाएं ख़त्म हो रही हैं, लेकिन कई नई भाषाएं बनती भी देखी हैं। जब आप अलग अलग हाटों में जाते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ एक नई भाषा तैयार हो रही है। जैसे हम लोग आंध्र प्रदेश में आरकू वैली में गए तो वहाँ पे ओडिया
तेलुगु और आदिवासी भाषाओं को मिला के एक नई भाषा बन गई है जिसको देसिया बोलते हैं। देसिया। हाँ, तो शहरों से दूर रहते हैं। अभी भी आप जाएंगे तो बार्टर सिस्टम आपको मिलेगा, वस्तु विनिमय मिलेगा। वो सीधा सीधा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई अपनी सब्जी दे के आपसे कुछ खरीद रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा है कि मैं आऊँगा, जब घर से आऊँगा तो पैसा लेके नहीं आऊँगा। हम लोग जनरली जब शहर में शॉपिंग करने जाते हैं तो पैसा लेके जाते हैं, या आप अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, या आप यूपीआई से उसमें करते हैं। लेकिन आदिवासी इलाकों में आप जाएंगे कि वो या तो रागी या कोई जंगल से महुआ या कांदे या अपने खेतों में जो सब्जियां उगाते हैं उसको लेके वो आते हैं, या थोड़ी ज़रूरत अगर ज़्यादा है तो मुर्गे और बकरे लेके आते हैं, उसको बेचते हैं और फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ें, एक सप्ताह की चीज़ें वो ख़रीदते हैं। ज़्यादातर आदिवासी गांवों में मतलब हज़ारों में कोई एक आध गांव मिला होगा हमें जहां गांव में दुकानें हैं। तो हफ्ते भर की शॉपिंग अभी भी हाट में ही होती है। बाजार साप्ताहिक जो हाँ, साप्ताहिक बाजार जो लगता है उसी में वो आते हैं, और वहाँ जो शहर के लोग हैं वो आदिवासियों के प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, और आदिवासियों को बेचने के लिए शहर के व्यापारी जाते हैं, नून, तेल, साबुन, कपड़े। तो ये एक बड़ा फ़र्क नज़र आता है कि आज भी आदिवासी घर से पैसे ना लेके आता है ना बाज़ार से पैसे लेके जाता है। वो अपना जो सामान बेचता है, अगर घर में उसे दवाई गोली के लिए कुछ पैसा नहीं चाहिए तो वो ज़्यादातर पैसा हाट में ही खर्च करके जाता है। उसके गांव में क्योंकि दुकानें नहीं हैं, उस तरह का बाज़ार आसपास नहीं है, तो उस पैसे का कोई बहुत मोल नहीं होता है। तो जब जैसे ज़रूरत होगी वैसे ही, मान लिया आज एक परिवार को 1000 रुपये की ज़रूरत है तो वो अपना 1 या 2 मुर्गा बेच देगा। आपने बोला कि लगभग तमाम आप राज्यों के आदिवासी इलाकों में गए। झारखंड आपको कैसा लगता है? झारखंड को आप कहाँ देखते हैं अन्य राज्यों की तुलना में? नहीं, झारखंड देखिए, अगर आप आदिवासी इलाकों में ख़ास तौर पे अगर आप छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके या मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके या उड़ीसा के आदिवासी इलाके देखेंगे और झारखंड के आदिवासी इलाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आप भौगोलिक तरीके से नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत फ़र्क है। मसलन आपके यहाँ जो कोल्हान रीजन है, सारंडा का जंगल है, तो साल का इतना बड़ा जंगल है वो, है ना। थोड़ा बहुत भाषा का फ़र्क है, बॉर्डर के इलाके में एक जैसी भाषाएं बोली जाती हैं, पहनावे में भी अलग अलग इलाकों में। आपको मैं बतला दूं, झारखंड में हर 3 किलोमीटर में एक नई भाषा, एक नई बोली, एक नई संस्कृति, एक सभ्यता आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रदेश है ना, मतलब प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या कारण है कि लोग आज भी आंदोलन और उलगुलान कर रहे हैं? नहीं, आज भी आंदोलन और उलगुलान कर रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत भी है। जब समाज अपने अधिकारों को लेके जागरूक होता है तो आंदोलन होते हैं। मसलन झारखंड में एक सरकार चली गई क्योंकि लोगों को ये शक हो गया था कि ये सरकार छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के साथ छेड़छाड़ कर रही है। एक सरकार चली गई क्योंकि उस सरकार ने लैंड बैंक बनाने की कोशिश की, और आज एक सरकार है जो आदिवासियों का जिसको ज़बरदस्त समर्थन है, लेकिन उस सरकार पर भी लगातार दबाव है। उस सरकार को भी यहाँ के लोग हाई कोर्ट तक लेके गए हैं, लगातार वर्कशॉप्स हो रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं कि पैसा 1996 देश के जैसे बाकी जो 10 अनुसूची 5 के राज्य हैं, जैसे बाकी राज्यों में लागू हुआ उस तरीके से झारखंड में लागू नहीं होगा। तो ये बात तो सही है कि क्योंकि आदिवासियों की ज़मीन पर ख़तरा बरकरार है, उनको जो संविधान में जो अधिकार प्रॉमिस किए गए वो पूरे नहीं मिले हैं, इसलिए भी आंदोलन है। लेकिन क्योंकि समाज जागरूक है या जागरूक हो रहा है, वो अपनी ज़मीन को लेके बहुत संवेदनशील है, इसलिए भी आंदोलन और उलगुलान होता है। चाहे बिरसा मुंडा से लेके और अभी तक वो परंपरा जिंदा है, और वो अच्छी परंपरा है क्योंकि कभी भी समाज के सामने चुनौती ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि जैसा आपने खुद कहा कि इतना खूबसूरत झारखंड है, दुनिया भर के खनिज यहाँ पर हैं, दुनिया मतलब बेस्ट टिम्बर यहाँ पर है, साल का इतना बड़ा जंगल आपका सारंडा का है। आप जिस इलाके में जाएंगे वहाँ की खासियत है ना। टूरिज़्म की दृष्टि से बहुत खूबसूरत ये इलाका है। तो आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित रहे,
आदिवासियों की परंपरा और आदिवासियों के जो कस्टमरी लॉ सिस्टम है वो बना रहे, वो काम करे, और आदिवासियों के जो संवैधानिक कानूनी अधिकार हैं वो बरकरार रहें। इसके लिए समाज का जागरूक होना ज़रूरी है। और जब समाज जागरूक होता है तो अलग अलग मुद्दों पे आपको आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। कई बार लंबे आंदोलन देखने के लिए मिलेंगे, कई बार थोड़े कम ड्यूरेशन के आंदोलन मिलेंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में, संसदीय प्रणाली में अगर आंदोलन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस राज्य का समाज जो है वो जिंदा है। और वो आंदोलन है तब तक आप जिंदा है। और एक अब मैंने आपके बस्तर का एक वीडियो देखा था। फिलहाल अभी तो देश के चर्चाओं में है बस्तर, कैसा है बस्तर? बस्तर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत हैं बस्तर के लोग। बस्तर की अपने चुनौतियाँ भी हैं, बहुत जितना खूबसूरत है उतना ही दुर्गम है, कठिन है। वहाँ मतलब आप अभी भी जाएंगे तो आपको मीलों पैदल चलना पड़ेगा अगर आप अबूझमाड़ के इलाके में जाना चाहते हैं। तो बस्तर बहुत खूबसूरत है, बस्तर उतना ही दुर्गम भी है। बस्तर के लोग बहुत खूबसूरत हैं, उनकी संस्कृति बहुत खूबसूरत है। और लेकिन ये है कि बस्तर की अपनी चुनौतियाँ भी हैं। कुपोषण आपको बस्तर में मिलेगा। हमने अबूझमाड़ में माड़िया जनजाति के बच्चों को देखा कि उनके हाथ सूखे हुए हैं, पेट बढ़े हुए हैं और भयानक कुपोषण है उनमें, है ना। तो और महिलाओं में खून की कमी मिलेगी, शिक्षा की कमी मिलेगी। तो चुनौतियां भी हैं बस्तर में। तो ऐसा नहीं कि आमतौर पर जो गलती होती है कि हम लोग जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो कई बार बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत है ये जगह और इतने खूबसूरत लोग हैं, इनको दुनिया की नज़रों से बचा के रखिए, बिल्कुल अलग रखिए। तो मुझे लगता है कि जब आप खूबसूरती देख रहे हैं, एक समाज की अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, तो उसकी जो चुनौतियां हैं वो भी देखने की कोशिश करनी चाहिए, जो हम लोग मैं भी भारत के ज़रिए कोशिश करते हैं। चलिए, आप देख रहे थे, ये श्याम सुंदर दादा हैं, बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल इनका है। और आज सौभाग्य की बात हुई कि अचानक हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे और अचानक दादा से मुलाकात हो गया। और ये झारखंड न्यूज़ 9 है ना? हाँ, झारखंड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। और हो सके तो मैं भी भारत को भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, मैं भी भारत देखिए, क्योंकि हम सब भारत में हैं। और भारत की खूबसूरती यही है कि विभिन्न संस्कृति, विभिन्न सभ्यता, सब कोई मिलजुल के रहते हैं। एक नई भाषा, एक नई चुनौती, एक नई आंदोलन फिर से होगा। तब तक के लिए जोहार। थैंक यू।